जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही जो है सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको भी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, अपना पूरा फोकस अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पर करना पड़ेगा। देखिए, आज है 4 सितंबर का दिन और आज के वीडियो में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज का हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला वाला, यह कि 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो देखिए, 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। ये 4 व्यक्ति कौन है? चारों के नाम याद रखना पड़ेगा, साथ में ये किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना पड़ेगा। तो आइए इनके नाम जान लेते हैं। देखिए, इस साल 2022 में जो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरित किया गया है, तो इसके पहले विनर का नाम है एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक है जिनका नाम है सोथियारा छिम, ठीक है? तो पहले व्यक्ति हैं सोथियारा छिम, ये कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। दूसरे का नाम है तदाशी हतोरी, ये एक जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि आंख के डॉक्टर हैं। और एक फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ जिनका नाम है बर्नाडेट मैड्रिड। और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता एक हैं जिनका नाम है गैरी बेनचेगी। तो सरल शब्दों में चारों लोगों के नाम कैसे याद करेंगे? याद रख लीजिए कि जो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये जो है 4 लोगों को दिया जाएगा। पहले का नाम है सोथियारा छिम, दूसरे का नाम है तदाशी हतोरी और तीसरे का नाम है बर्नाडेट मैड्रिड और चौथे का नाम है गैरी बेनचेगी। देखिए, जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखिए, जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये इसके पहले विजेता थे विनोबा भावे, ठीक है? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और देखिए, जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में जो है हर साल दिया जाता है। और देखिए, जो आपके रमन मैग्सेसे हैं, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इनकी मृत्यु जो है 1957 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। और जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के लोगों को निस्वार्थ सेवा दी है, यानी कि एशिया के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और ये जो चारों विनर्स के नाम मैंने बताए हैं, सभी को 30 नवंबर को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। देखिए, ये तो हो गया इस साल यानी कि 2022 के सभी विनर्स का नाम। पिछली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम जाता है और कहता है भैया तुमने 2022 का तो रट लिया, देखते हैं तुम पिछले साल पढ़कर एग्जाम देने गए थे कि नहीं। तो आइए थोड़ा सा अब हम 2021 के विनर्स का नाम जान लेते हैं। देखिए, साल 2021 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था और इन 5 लोगों में पहला नाम था डॉक्टर फिरदौसी कादरी का। ये जो है बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी एक हैं। और इसमें दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर हैं। और तीसरा नाम था रॉबर्टो बैलन का। रॉबर्टो बैलन कौन है? फिलीपींस के पर्यावरणविद हैं। और देखिए, मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी को और साथ में खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वाचडॉग को जो है ये पुरस्कार मिला था। देखिए, अब तक किन किन भारतीयों को जो आपका ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, तो ये किन किन भारतीयों को मिल चुका है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये नाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको ये नोटबुक में किसी भी इतिहास और अन्य किताब में नहीं मिलेगा। तो आइए मैं आपको ये पूरा डाटा दे दूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रवीश कुमार का नाम। 2019 में रवीश कुमार जी को, जो कि एक पत्रकार हैं एनडीटीवी के, तो इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और फिर 2018 में भरत वाटवानी को जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनको समाज सेवा के लिए पुरस्कार मिला था। और सोनम वांगचुक, जो कि एक अभियंता यानी कि इंजीनियर हैं, इनको समाज सेवा के लिए 2018 में पुरस्कार मिला।
बाकी अन्य नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नाम है वही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए सारे नाम रटेंगे तो कोई मतलब नहीं है। देखिए याद रखिएगा, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए जो है 2019 में ये पुरस्कार मिला था। अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अरविंद केजरीवाल को 2006 में आपातकालीन नेतृत्व के लिए जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आता है अरुणा राय को। इनको जो है सामुदायिक नेतृत्व के लिए सन 2000 में ये पुरस्कार मिला था। और देखिए भारत की जो पहली आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी, इनको 1994 में शासकीय सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और पंडित रविशंकर, देखिए पंडित रविशंकर को पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए 1992 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगला इंपॉर्टेंट नाम है आर के लक्ष्मण का। देखिए आर के लक्ष्मण को पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए 1984 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और बाकी के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने ही याद रख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है सत्यजीत रे का नाम। देखिए इनको 1967 में पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए ये पुरस्कार मिला था। और देखिए भारत के बहुत ही पॉपुलर नेता रहे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को जनसेवा के लिए 1965 में ये पुरस्कार दिया गया था, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है वर्गीज कुरियन का। देखिए वर्गीज कुरियन को हम कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है। तो इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और देखिए मदर टेरेसा, ठीक है, सबसे पॉपुलर लेडी भारत की मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए 1962 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और जो आपके विनोबा भावे हैं, ये 1958 में जो है इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे पूरे एशिया से या और भारत से भी, ठीक है। यानी कि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। और जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जब ये पहली बार वितरित हुआ तो इसके प्रथम विनर कौन थे? विनोबा भावे। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आज जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार का पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। नहीं भी अच्छी लगी तो उसको रट डालो बेटा, क्योंकि आप लोगों को 1 नंबर यहीं से मिलेगा। 1 नंबर क्या मतलब, इतने फैक्ट मैंने बता दिए हैं, कम से कम 10 नंबर के प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये करेगा अपना भारत, ठीक है। और इस बैठक में देखिए क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है, और इस समूह में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। और ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की इस तरह की पहली सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग होगी, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। और इसका जो आयोजन है ये 5 से 6 सितंबर को किया जाएगा। और इसका आयोजन 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड SOM बैठक भारत और उसके हिंद प्रशांत भागीदारों के बीच सप्ताह में होने वाली कई बैठकों में से एक है, जिसे उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन, यानी कि जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, तो उसके शिखर सम्मेलन से पहले सरकार के संतुलन के हिस्से के रूप में जो है देखा जा रहा है। अगला है कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? देखिए यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है जो कि एग्जाम में समझ लीजिए छप चुका है, ठीक है। याद कर लीजिए कि अपेक्षा फर्नांडिस जी जो है ये विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इनकी उम्र केवल 17 साल है। और आपको बता दूं जो भारत की ये अपेक्षा फर्नांडिस हैं, ये अभी हाल ही में पेरू के लीमा में चल रही विश्व जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही थी। और इस 17 वर्षीय भारतीय तैराक ने फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और ये 8 तैराकों में अंतिम स्थान, यानी कि 8वें स्थान पर रही थी। तो इस प्रकार ये फाइनल में तो पहुंच गई, भले ही विनर ना बनी हो। तो इसी के साथ एक रिकॉर्ड बनी है कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? अपेक्षा फर्नांडिस। अगला है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद का, तो इस चुनाव में जो है इन्होंने बाईचुंग भूटिया को हरा दिया, ठीक है। और बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंदर से
कल्याण चौबे ने हटा दिया, मतलब हरा दिया। देखिए कल्याण चौबे जो है पहले एक फुटबॉलर थे, लेकिन बाद में ये भाजपा के नेता बन गए, और जब से ये चुनाव हार गए तब से जो है इन्होंने फुटबॉल मैच भी नहीं खेला। तो कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के गोलकीपर भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। देखिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपका स्टारबक्स है एक कॉफ़ी कंपनी है अमेरिका की, ठीक है, और इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना दिए गए हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। देखिए भारतीय मूल के जो लक्ष्मण नरसिम्हन हैं इनको अमेरिकन कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। साथ में इनको सीईओ के साथ में एक और पद दिया गया है। ये स्टारबक्स के निदेशक मंडल के सदस्य भी होंगे। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज की तारीफ की है। देखिए विश्व बैंक जो आपका यानी कि वर्ल्ड बैंक जो आपका है, इसने अभी हाल ही में जो है अपनी रिपोर्ट में भारत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज की तारीफ की है। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया है कि भारत ने जल्द ही जरूरी चीज़ों के निर्यात पर लगाम लगाकर अच्छा किया था कोरोना के समय में, और साथ ही सरकारी खरीद के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई और बेहतरीन तरीके से मास्क जैसी जरूरी चीज़ों के उत्पादन की तकनीकी बारीकी बताई गई, और इससे इन सामानों का देश में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया। यानी कि जैसे आपने देखा होगा सैनिटाइजर, मास्क, मतलब इसका प्रोडक्शन भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हर आदमी के पास कोरोना के समय में ये चीज़ें होती थी। और देखिए इसके अतिरिक्त पूरे देश में कई मंत्रालयों का समूह बनाकर काम किया गया, जिससे पूरा देश एक नज़र आया और महामारी से निपटने में शानदार प्रदर्शन किया। तो इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। तो देखिए भी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने वो वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया है। और देखिए जो आपका ये वेंचराइज ग्लोबल इन्वेस्टर चैलेंज है, ठीक है, ये इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का एक हिस्सा होगा जो कि 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाएगा। और देखिए विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल जून तिमाही में जो है सालाना आधार पर कितना बढ़ गया। तो देखिए इस साल का जो पहला तिमाही चल रहा है, ठीक है, तो पहला तिमाही यानी कि अप्रैल से लगाए जून तक के महीने में जो अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक है ये आपका 3.5% जो है ये आपका बढ़ा। और ये जानकारी अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से मिली है, ठीक है। देखिए सालाना आधार पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक यानी कि होम प्राइस इंडेक्स जो है ये पहली तिमाही में 1.8% बढ़ा है, और एक साल पहले इसी तिमाही में 2% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि पिछले साल जो आपका जो पहला तिमाही अप्रैल से जून का महीना था 2021-22 के वित्तीय वर्ष का, ठीक है, तो इसमें जो है ये कितना था 2% इसमें वृद्धि हुई थी। शहरों के अनुसार देखा जाए तो कोलकाता में होम प्राइस इंडेक्स में सालाना आधार पर 16% की वृद्धि हुई है। वहीं बेंगलुरु में होम प्राइस इंडेक्स में 4% की गिरावट आई है। और देखिए अखिल भारतीय HPI यानी कि होम प्राइस इंडेक्स में तिमाही आधार पर अप्रैल से जून के दौरान कुल 2.2% की वृद्धि हुई है। और दिल्ली, कोलकाता और जयपुर में मकान की कीमतों में तिमाही आधार पर गिरावट हुई, जबकि ये शेष शहरों में के लिए जो है बढ़ा। और ये आंकड़े जो आपको मैंने दिए हैं ये 10 बड़े शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त किए गए हैं, और ये शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता और लखनऊ और मुंबई हैं। अगला प्रश्न है कि मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए मूडीज ने 2022 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि है इसका अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया है। देखिए इससे पहले मई में यानी कि जो मई का महीना था उस समय मूडीज ने कहा था कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहेगी, लेकिन अभी अपनी बात से पलट गया है। इसने कहा नहीं, हमने गलत बताया था। अब जो है जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये 2022-23 के वित्तीय वर्ष में, ठीक है,
कितनी रहेगी? 7.7% रह सकती है। अगला है कि हाल ही में किसने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए CAPF ई आवास पोर्टल को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल को जो है लॉन्च किया अपने हाथों से, यानी कि इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है गृह मंत्री के द्वारा। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आज का है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया था, बताइए। और पांचवा राष्ट्रीय पोषण महीना कब से कब तक मनाएगा, बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किसे आकाशवाणी की समाचार सेवा का महानिदेशक बनाया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, बताइए। और छठवां कि हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में कितने देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया, बताइए। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है, बताइए। आठवां की हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया, बताइए। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल हुआ, बताइए। और 10वां प्रश्न आपके लिए कि अगस्त 2022 में भारत का GST संग्रह कितना था, बताइए। अगर आपको नहीं पता तो कल का वीडियो देख इसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय पोषण महीना कब से कब तक मनाया गया, तो देखिए ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में मुंबई डिवीजन रेलवे ने जो है कहा है कि ये जो है टोटल 6 रेलवे स्टेशनों पर अपने जो है हवा से पानी बनाने वाली, यानी कि एयर से पानी बनाने वाली मशीनें लगाएगी, ठीक है। और इस न्यूज़ को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है तो परसों का वीडियो आप देख सकते हैं। और देखिए अभी हाल ही में जो आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस है इसने नागरिक सेवाओं के लिए JK कॉप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो आपकी संस्था है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर, जिसको आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, तो इसने कहा है कि ये जो है एक पोर्टल लॉन्च करेगी जिसका नाम है ई समाधान पोर्टल। और इस पे छात्र कर्मचारी सभी जो है अपनी शिकायतों को जो है वहाँ पे डाल सकते हैं और उसका निराकरण जल्द ही कर दिया जाएगा UGC के द्वारा। और देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में सड़क हादसों में जो है दोपहिया वाहनों का रोल सबसे दिख रहा है, यानी कि दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक एक्सीडेंट हुए, सबसे अधिक लोगों की जानें गई। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस देश के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ स्थायी उड्डयन टेक के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो देखिए ये देश आपका स्वीडन है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।